तो चलिए, हेलो बच्चों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को 12th क्लास का जो हिंदी पढ़ा रहा था उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने बोला था कि 4 चरण में एक चैप्टर को देखेंगे, तो 3 चरण हमारा खत्म हो गया था। चौथा चरण है जो एक चैप्टर का जो बातचीत है उसी का चौथा चरण हम लाए हैं, ऑब्जेक्टिव लाए हैं। तो उसी को हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, किसी भी चैप्टर को या किसी भी चीज को पढ़ने से पहले यदि हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, पहले पढ़ कर आना चाहिए। जैसे हम लोग कहीं भी पढ़ते थे तो टीचर कहते थे क्या कि आप इसको पढ़ लीजिएगा फिर आइएगा। तो आप लोग भी यदि आप हमसे पढ़ते हैं तो यदि मैंने इसके पहले 3 चरण को पढ़ाया है, लेखक परिचय, कहानी और सब्जेक्टिव, तो आप कम से कम उसको पढ़ लीजिए और लिख लीजिए। यदि लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए और अच्छे से पढ़िए। कम से कम इतना तो हो कि हिंदी में कम से कम नंबर कम ना आए, अच्छा से अच्छा नंबर लाइए, 90 प्लस लाइए, 95 प्लस लाइए। इससे क्या होता है, हिंदी स्कोर करने का अभी आपके पास चांस है। तो अच्छा से पढ़िए और हिंदी में अच्छा से अच्छा स्कोर करिए, इंग्लिश में करिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे, बालकृष्ण भट्ट से देखते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ईस्वी पूछ रहा है। पहला है 23 जून 1848, 20 जुलाई 1844, 23 जून 1844 और 23 जून 1944। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी। तो देखिए यहाँ पर हम गलत कर दिए, पूरा में टिक मारना यानी गलत हो जाएगा ऐसे। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी में। इसका सही उत्तर क्या होगा, सी उसका सही उत्तर होगा। सी उसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। देखते हैं यहाँ पर सही से आ तो रहा है ना जी, हाँ यार। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म किस राज्य में हुआ था। मतलब किस राज्य में पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो बिहार में नहीं हुआ था, राजस्थान में नहीं हुआ था, दिल्ली में नहीं हुआ था, कहां हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था, उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बाबू कि बालकृष्ण भट्ट का माता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट का माता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम सरस्वती देवी नहीं, सरिता देवी नहीं, पार्वती देवी, मैना देवी। तो बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम क्या था, पार्वती देवी। यही देवी जो थी यह भट्ट को पढ़ाई की लालसा जगा रखी थी, लालसा जगा रखी थी। तो वही बोला जाता है कि माँ जो होता है ना, बच्चों के लिए एक वरदान होता है। माँ टीचर और बाप से बढ़कर मतलब इस धरती पर कोई नहीं है। माँ एकदम मार पीट के पढ़ाना चाहती है। कैसी भी माँ हो आपको पढ़ाना चाहिए कि यदि पढ़ जाए तो हमसे अच्छा करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। अभी हमारे गांव, मेरा गांव है, उस समय बहुत कम वहां पढ़ता था, बहुत कम। जब हम लोग निकले और हमसे पहले पढ़ने के लिए निकले थे, नहीं कहेंगे, तो धीरे धीरे जब हॉस्टल में रहना शुरू किए ना, तो हम जब शुरू किए तो जब हम 4 भाई हॉस्टल में रहे, जिस हॉस्टल में हम रहते थे, तो उसी हॉस्टल में आज हमारे गांव का ढेर सा बच्चा रह रहा है। तो उनसे हम पूछते हैं, वो बेचारा ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, पटना उनके पिताजी कमाने जाते हैं सुबह सुबह भोर में बेचारा कितना बजे, 2 बजे उठते हैं घर से, 2 बजे गांव से टेम्पू खुलता है, 2:30 बजे 3 बजे फतवा पहुंचते हैं और वो पटना जाते हैं। और पटना जाकर गली गली जाकर काम पूछते हैं, जो गिट्टी बालू ईंटा गिरा हुआ रहता है उस काम को 2 महला 3 महला पर पहुंचाते हैं। फिर उनको 500 या 1000 रुपया मिलता है। उस काम को करके घरे आते हैं, घर आकर खाना खा के जरा से वो सो जाते हैं
सोकर फिर खेत का काम करते हैं। तो उनकी मेहनत को समझिए, कितना मेहनत करते हैं, और वो सब क्यों कर रहे हैं, तो बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो उनसे हम पूछे कि इतना मैनेज कैसे करते हैं, तो वो बेचारा क्या बोला, कह रहे बेटा हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, तब कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को ईंटा बालू ढोना पड़ता है, इसलिए यदि हमारा बच्चा पढ़ जाएगा तो कम से कम कहीं पर भी जाएगा तो ईंटा बालू तो न ढोना पड़ेगा। तो ये देखो माँ बाप कितना सोचता है बाल बच्चों के बारे में। तो वही जो इनकी माता थी पार्वती देवी, वह भट्ट के पढ़ाई की लालसा उनके मन में क्या कर रखी थी, जगा रखी थी। तो वही माँ बाप जो कहता है कि हम लोग तो ईंटा ढो रहे हैं, बाकी हमारा बेटा ईंटा नहीं ढोएगा, इसलिए हम उसको अपना दुख सुख आधा पेट खाकर दुख सुख भोग कर उसको पढ़ा रहे हैं कि आगे चल के वह ईंटा न ढोए। सोचिए माँ बाप कैसा होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो महेश प्रसाद, सुरेश प्रसाद, बेनी प्रसाद, अरविंद महतो। नहीं, क्या नाम था? बेनी प्रसाद। इनके पिता क्या थे? इनके पिता व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। इनके पिता क्या थे? बाल कृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? व्यापारी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो 20 जून 1896, 23 जुलाई 1930, 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1915। तो इनका जो मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 को हुआ था। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 23 जून। जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। मृत्यु कब हुआ? 20 जुलाई 1914 और जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को जी कह रहा बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि बाल कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? पहले पूछा था कि बाल कृष्ण का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो राज्य जो था उत्तर प्रदेश था। अब पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था, स्थान का नाम पूछ रहा है। कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी। तो इनका जो जन्म हुआ था 20 जून 1844 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला में हुआ था। इलाहाबाद स्थान पर हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद एक स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि बाल कृष्ण शुरुआत में किस चीज की पढ़ाई की थी? बाल कृष्ण शुरुआत में किस चीज की पढ़ाई की थी? हिंदी, गणित, विज्ञान, संस्कृत। तो शुरुआत में संस्कृत की पढ़ाई किए थे। किसकी पढ़ाई किए थे? संस्कृत की पढ़ाई किए थे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को जी कह रहा बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि 1867 में किस स्थान और किस स्कूल की परीक्षा दी थी? मनोज ने देखे थे कि 1867 ईस्वी में उन्होंने किस स्थान से किस स्कूल के लिए परीक्षा दिया था? तो कानपुर हाई स्कूल नहीं, वाराणसी इंटर हाई स्कूल नहीं, प्रयाग मिशन स्कूल या कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रयाग मिशन हाई स्कूल के लिए इन्होंने 1867 ईस्वी में प्रयाग से, स्थान है प्रयाग और स्कूल क्या है? स्थान है प्रयाग और स्कूल है मिशन स्कूल के लिए इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। कब? 1868 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि 1869 से 1875 तक किस स्कूल में पढ़ाई किया था? इन्होंने 1869 से 1875 तक। अभी बता रहे हैं कि 1867 ईस्वी में प्रयाग से इसने किस स्कूल के लिए परीक्षा दिया था? तो मिशन स्कूल के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिशन स्कूल में इन्होंने क्या किया था? 1869 से 1875 तक उसमें पढ़ाई किया था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 को जी कह रहा बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि 1888 में प्रयाग के किस या कॉलेज के अध्यापक के नियुक्त किए गए थे? नियुक्त किए गए थे 1888 में प्रयाग के किस स्कूल होगा या कॉलेज के अध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो किस में नियुक्त किए गए थे बाबू? तो 1888 में वह किसके लिए नियुक्त किए गए थे?
69। तो 1888 में प्रयाग के किस स्कूल या कॉलेज के अध्यापक के लिए नियुक्त किए गए थे? तो ये इसका जो सही उत्तर होगा मिशन स्कूल के लिए ही वे नियुक्त किए गए थे। किसके लिए नियुक्त किए गए थे? मिशन स्कूल के लिए नियुक्त किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखेंगे। 1885 में प्रयाग के किस स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई किए थे? 1885 के संस्कृत स्कूल के किस स्कूल में पढ़ाई किए थे? 1885 के। तो ये 1885 ईस्वी में प्रयाग के किस स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई की थी? तो CABC स्कूल था। कौन था? CABC स्कूल में इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की थी 1885 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बाबू? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि बाल कृष्ण किसकी प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा से जुड़े थे? बाल कृष्ण किसकी प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा से जुड़े थे? प्रताप नारायण, यहाँ पर मिश्र छूट गया है, या प्रताप नारायण भी लिख सकते हैं। ये मिश्र होते हैं, कवि ही है ये भी भारतेंदु के। अमृतलाल नागर, महादेवी वर्मा या भारतेंदु? तो ये भारतेंदु जिसे प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा से ये जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि बाल कृष्ण की पहली मासिक हिंदी पत्रिका कब प्रकाशित हुआ था? जो बाल कृष्ण ने अपनी पहली हिंदी मासिक पत्रिका जो निकाला था वह कब निकाला था? तो 1879, 1899, 1877, 1869। तो जब पहला जो निकाले थे 1877 ईस्वी में निकाला था। कब निकाला था? 1877 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि बाल कृष्ण की पहली हिंदी मासिक पत्रिका का क्या नाम था? यह देखिए काय नाम था। क्या नाम था? तो क्या नाम था? संयोक्ता स्वयंवर, हिंदी शब्दकोश, प्रदीप या कोई नहीं। तो इनका जो पहला मासिक पत्र था वह प्रदीप था। कौन था? प्रदीप था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा कि बाल कृष्ण ने कब वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की थी? बाल कृष्ण ने कब वेदों की युक्तिपूर्ण देखिए ऐसे लिखा है युक्तिपूर्ण समीक्षा की थी। तो कब किया था? तो 1881 ईस्वी में इन्होंने युक्तिपूर्ण समीक्षा किया था। किसकी? वेदों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा कि 1886 ईस्वी में बाल कृष्ण ने लाला श्रीनिवास के साथ किस साहित्य की कड़ी आलोचना किया था? किसकी कड़ी आलोचना किया था? रामचरित्र या चिंतामणि या संयोक्ता स्वयंवर या पराग? तो संयोक्ता स्वयंवर को 1886 ईस्वी में बाल कृष्ण ने कड़ी आलोचना किया था। किसके साथ? तो लाला श्रीनिवास के साथ। लाला श्रीनिवास के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि बाल कृष्ण ने अपनी मासिक पत्रिका को कितने सालों तक चलाया था? मतलब कितने सालों तक चलाया था? 36, 56, 33, 34। तो यह 33 सालों तक बाल कृष्ण भट्ट ने अपनी मासिक पत्रिका को चलाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि बाल कृष्ण ने कितने आसपास निबंध लिखे थे? बाल कृष्ण ने कितने आसपास निबंध लिखे थे? तो 200, 900, 1000 या 999। तो 1000 के आसपास बाल कृष्ण ने निबंध लिखे थे। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बाल कृष्ण ने जो 1000 निबंध लिखा था जिसमें से कितने अति महत्वपूर्ण थे? अति महत्वपूर्ण थे। तो ये 100 अति महत्वपूर्ण थे। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? 100 अति महत्वपूर्ण थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। 21 क्या कह रहा? 21 कह रहा कि किस आदमी ने 16 वर्ष तक मनुष्यों का मुंह नहीं देखा था? किस आदमी ने 16 वर्ष तक मनुष्यों का मुंह नहीं देखा था? बाल कृष्ण भट्ट, लाला
श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास या रॉबिन्सन क्रूसोए। तो ये जो था रॉबिन्सन क्रूसोए जो था वह 16 वर्षों तक मनुष्यों का मुंह नहीं देखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा कि किसका मत है कि मनुष्य के बोलने से साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है। तो ये किसका है, एडिसन, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास या बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन ने बोला कि मनुष्य को बोलने से क्या होता है, साक्षात्कार होता है, उसका सही और गलत का पहचान होता है, उसका गुण, सही गुण और गलत गुण का क्या होता है, पहचान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यह किसका मत है कि असल बातचीत दो आदमियों में ही हो सकता है। ये किसका मत है कि असल बातचीत जो होता है दो आदमियों में होता है, यदि तीसरा आदमी आ जाता है तो असल बातचीत सही तरीके से नहीं होता। यह किसका मत है, बेन जॉनसन नहीं, बालकृष्ण नहीं और ये एडिसन। तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, एडिसन होगा। तो चलिए हमारा 12th क्लास का जो हिंदी का पहला चैप्टर था बातचीत वह 4 चरणों में क्या हो गया, आज समाप्त हो गया। पहला राइटर का परिचय, दूसरा कहानी पढ़कर समझाना, तीसरा उसका सब्जेक्टिव, चौथा उसका ऑब्जेक्टिव। हमारा पहला इसका 12th क्लास का हिंदी का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाबू ये आपके लिए मेहनत बहुत करना पड़ता है, खुद से ये क्वेश्चन हम किताब से ढूंढ कर बनाते हैं, न कि कहीं से हम इसको छाप लेते हैं। खुद से कहानी को पढ़ते हैं, कहानी को यहाँ लिखते हैं। तो 4 चरण में समझ रहे, 4 चरण में मेहनत करना आपके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। खुद से हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, फिर वीडियो को रिकॉर्ड करके खुद से लैपटॉप में उसको एसईओ करके फिर डालते हैं, तो बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है बाबू वो आप लोग के लिए। तो आप लोग अच्छा लगे, ये नहीं कहते अच्छा नहीं लगे, तो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नया वीडियो तुरंत मिल जाएगा। तो सभी चीज करें और हम लोग अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो उनका हम लोग राइटर परिचय देखेंगे, फिर कहानी देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसी तरीका से हम लोग देखेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग एक अच्छे नए वीडियो के साथ आएंगे, लेखक परिचय के साथ आएंगे। तो चलिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं, फिर हम मिलते हैं आपको साथ, कल मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए सुबह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।